पॉज हो गया सर। पाउज। सर म्यूट हो गया। ये बच्चों ध्यान रखना, ये रेडिएशन का चैप्टर का सबसे जो यूजफुल फॉर्मूला था पढ़ लिया। अब देखो, अब रेडिएशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने के लिए मैंने एक पेज छोड़ दिया है ना। तो उसमें जो स्लाइड भेजूंगा तो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख करके भेजूंगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1 मिनट यार। लेकिन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज याद दिलाना चाहता हूँ। वैसे चीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताई थी, लेकिन कई लोग फिर भी बार बार भूल जाते हैं, है ना। तो हाँ बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना कि वो वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बहुत मामूली सी चीज बता रहा हूँ। वैसे फ्लक्स वाले पार्ट मैंने बताई थी, लेकिन कई लोग फिर भी भूल जाते हैं। तो एक बार सुनना है ना, बहुत ध्यान से देखना, केयरफुल देखना है ना। तो देखो, इस बार हमको दे रखा है ना, इस बार हमको दे रखा है कि कोई भी होलोस्फेरिकल सरफेस है ना, वही कि कोई होलोस्फेरिकल सरफेस है और उस पर गिरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल है और ई है। दिख रहा है तुमको? हेलो। तो एक होलोस्फेरिकल सरफेस है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिर रही है वो बिल्कुल पैरेलल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। बस हमको बस इतना ही देखना है कि इस होलोस्फेरिकल सरफेस में केवल एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है वो देखना है, निकलने वाला फ्लक्स है, रिजल्टेंट फ्लक्स नहीं। बस हमको देखना है, हमको देखना है कि इस होलोस्फेरिकल सरफेस में केवल एंटर करने वाला फ्लक्स कितना है वो देखना है। तो तुम स्मार्टली बताओ कि इस पर गिरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल है। तो बताओ, कौन बेवकूफ चिल्ला रहा बाहर? हेलो सर। हाँ बच्चों, वही बाहर कोई चिल्ला रहा है जोर जोर से। फिर वही, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल गिर रही है, तो बस होलोस्फेरिकल सरफेस में केवल एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया था। तो स्मार्ट ही बताओ कि होलोस्फेरिकल सरफेस में केवल एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा, ई इंटू कर्ड एरिया 2πr², या फिर ई इंटू फेसिंग एरिया परपेंडिकुलर एरिया πr²। कौन सा होता है? परपेंडिकुलर एरिया। सभी को पूछ रहा हूँ, इस पर एंटर करने वाला फ्लक्स ई इंटू कर्ड एरिया 2πr² होता है या ई इंटू परपेंडिकुलर एरिया πr² होता है? परपेंडिकुलर एरिया πr² है ना। तुमको याद होगा क्वेश्चन कराया था यार कि हेमिस्फेरिकल कटोरा है, तो उसमें आगे वाली प्लेन सरफेस से ई इंटू πr² फ्लक्स एंटर करेगा, तो पीछे वाली कर्ड सरफेस से ई इंटू πr² ही फ्लक्स निकलेगा। और हमें बताया था कि सरफेस कैसी भी हो, उससे गुजरने वाला फ्लक्स ई इंटू कर्ड एरिया नहीं होता है, ई इंटू परपेंडिकुलर एरिया है, फेसिंग एरिया होता है। तो आई थिंक यहाँ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, ध्यान से रखना, यहाँ डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है ना, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं ना कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुलर पैरेलल है, इसलिए इस स्फेरिकल सरफेस में एंटर करने वाला फ्लक्स ई इंटू कर्ड एरिया नहीं होता है, ई इंटू परपेंडिकुलर एरिया होता है। बस ई इंटू इन रेस के परपेंडिकुलर एरिया फेसिंग एरिया πr² ये होता है। याद है ना तुमको? यस सर। इसको इंटीग्रेशन से भी निकाला था। बस इसमें एंटर करने वाला फ्लक्स ई इंटू कर्ड एरिया 2πr² नहीं, ई इंटू फेसिंग एरिया के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एरिया πr² ये होता है ना।
अब सेम को है ना सेम वही चीज रेडिएशन में भी आती है तो देखो जैसे मान लेते हैं कि अर्थ है जिसको स्फेरिकल मान रहे हैं, इसकी रेडियस r है। मान लेते हैं कि अर्थ पर सन रेज गिर रही है और हमको पता है कि सन बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, तो अर्थ पर जो सन रेज गिरेंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी। इतना तो पता है ना? यस सर। देखो वही कि सन बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, तो अर्थ पर जो सन रेज गिरेंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी। और चलो मान लेते हैं कि अर्थ पर जो पैरेलल सन रेज गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आई है तो मान लेते हैं कि अर्थ पर जो पैरेलल सन रेज गिर रही है उसकी इंटेंसिटी आई है, तो हमको देखना है कि अर्थ पर रेट ऑफ एनर्जी कितनी गिरेगी वो देखना है। तो तुमको पहले ही बताया था कि है ना, पहले ही बताया था कि इंटेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। तो एरिया को उधर ट्रांसफर करें तो अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया। इतना तो समझते हो ना? हेलो, सर ये एरिया तो परपेंडिकुलर ही होता है यस ना? सर। आवाज नहीं प्लीज। इतना तुम समझते होंगे कि बताओ। सर ये वाला Yes, एरिया sir. परपेंडिकुलर ही होता है ना? हाँ वही, एक मिनट बता रहा हूँ वही। ये डेटा ये मैंने ऑप्टिक्स है ना, ये मैंने ऑप्टिक्स में ही बताया था। और प्लीज माइक ऑफ रखो, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। है तो वही कि मैंने चीज ऑप्टिक्स में ही बताई थी कि बताओ इंटेंसिटी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। तो एरिया को उधर ट्रांसफर करें तो अर्थ पर रेट ऑफ एनर्जी फॉलिंग कितनी होगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया। ये सब समझते हैं कि अर्थ पर गिरने वाला या रेट ऑफ एनर्जी फॉलिंग कितनी होगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया। लेकिन मेन चीज ये है कि इस बार एरिया कौन सा लेंगे, अर्थ का कर्ड एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, या अर्थ के आधे पार्ट का कर्ड एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, या अर्थ का परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर। perpendicular पाई आर स्क्वायर। मिनट, तो बताओ कि इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। no sir नहीं, Square. दोनों क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही है तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, एक मिनट, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि लकीली अर्थ पर जो सन रेज गिर रही है पैरेलल गिर रही है ना वही कि लकीली अर्थ पर जो सन रेज गिर रही है पैरेलल गिर रही है, तो अर्थ पाई आर स्क्वायर इतने एरिया की सन रेज को रोकेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया या इंटेंसिटी इनटू फेसिंग एरिया। तो अर्थ पर गिरने वाली इंटेंसिटी आई इनटू परपेंडिकुलर एरिया क्या होगा, लाइट रे के परपेंडिकुलर आने वाला एरिया या लाइट रे का फेसिंग एरिया पाई आर स्क्वायर। किसी को शक तो नहीं है? no sir नो सर। अर्थ पर जो सन रेज गिर रही है ऑलमोस्ट पैरेलल गिरती हैं, इसलिए अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया। कौन सा है, परपेंडिकुलर एरिया। तो इंटेंसिटी इनटू अर्थ का इन लाइट रेज की परपेंडिकुलर एरिया फेसिंग एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। चलो एक और छोटी चीज पूछूं, एक और छोटी चीज पूछूं कि बताओ अर्थ पर अगर सन रेज ऐसी गिरती है ना, सोच के बताओ कि अर्थ पर सन रेज से रेडियल गिरती, तब तो बताओ अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी कितनी होती, तब तो इंटेंसिटी इनटू कौन सा एरिया लेते हैं, 4 pi r square. पूरा एरिया 4 पाई आर स्क्वायर लेते। क्या नॉनसेंस यार, बार बार फोन आ रहे हैं। क्लास के पहले फोन बंद करना पड़ेगा, है ना? तो बिल्कुल सही बोला तुमने, है ना? कंपेरेटिवली बोल सकते हैं यार, ठीक है ना? सॉरी, ये तो आगे आगे हम कंपेरेटिवली बोल सकते हैं कि बताओ अर्थ पे जो सन रेज गिरती और जगह रेडियल गिरती, बोल सकते हैं ना कि अर्थ पर जो सन रेज गिरती और जगह रेडियल गिरती, तब तो अर्थ पर रेट ऑफ एनर्जी फॉलिंग कितनी होती, इंटेंसिटी इनटू पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। शक तो नहीं है किसी को? हेलो, ये क्लोज चीज है बहुत यार कि अर्थ पर जो सन रेज गिरती हर जगह रेडियल गिरती तब तो अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी होती इंटेंसिटी इनटू पूरा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक्चुअली सन बहुत दूर है, इनफाइनाइट पर है, तो तब सन से आने वाली रेस ऑलमोस्ट पैरेलल होंगी। इसलिए इस बार सन पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इनटू फेसिंग एरिया या इंटेंसिटी इनटू लाइट रे के परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर ये होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, आगे यूज होती है और ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। आगे गलती तो नहीं होगी ना? तो बस अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी, है ना, अब इस क्वेश्चन को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ना।
ध्यान से देखना, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, स्लाइड भेजूंगा, उसमें पूरी लैंग्वेज लिख करके भेजूंगा, लेकिन अभी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ ना। तो इस बार मान लेते हैं कि सन है, ध्यान से देखना, इस बार मान लेते हैं कि सन है, मतलब सूरज देवता है ना। तो इसका सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है TS, सन की रेडियस RS, और सन को ऑलमोस्ट स्फेरिकल मान लेते हैं। आवाज आ रही है ना कोई? इस सन को स्फेरिकल मान रहे हैं, इसकी रेडियस RS और टेम्परेचर TS है। तो बस, और हमको पता है कि सन और स्टार्स को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, बताया था ना। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा। सबसे पहली चीज है कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा, वो देखना है। उसके बाद बताओ, सन अपनी रेस चारों ओर फैला देगा ना? हेलो, Yes, sir. वो एक ही डायरेक्शन में थोड़ी निकालता है। तो सन अपनी रेस चारों ओर फैला देगा। तो तुम बताओ कि r डिस्टेंस पर जो सन रेज है वो एक स्फेरिकल रीजन से पास होंगी। तो r डिस्टेंस पर सन रेज की इंटेंसिटी कितनी होगी वो देखना है ना। उसके बाद तीसरे पार्ट में हमको दे रखा है ना, तीसरे पार्ट में दे रखा है कि अपनी जो अर्थ है या धरती माता है वो भी सन से r डिस्टेंस पर ही है। तो सन पर इंटेंसिटी इतनी गिरेगी, तो सन पर रेट ऑफ एनर्जी फॉलिंग कितना है वो देखना है। उसके बाद मैं क्या बोल गया, सॉरी यार, जब अपना अर्थ r डिस्टेंस पर है तो बस अर्थ पर रेट ऑफ एनर्जी फॉलिंग कितनी होगी वो देखना है। फिर चौथे पार्ट में हमको दे रखा है कि अर्थ की एब्जॉर्बिटी A है, तो अर्थ पर इतनी रेडिएशन गिरेगी तो वो एब्जॉर्ब कितनी करेगा वो देखना है। और साथ में अर्थ का जो खुद का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग अर्थ रेडिएशन इमिट भी करेगी, तो अर्थ किस रेट से इमिट करेगी वो देखना है। और लास्ट पार्ट में पूछा है कि अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा। तो हमको पता है कि अर्थ के स्टेडी स्टेट के लिए अर्थ जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से इमिट करनी चाहिए, सही है ना? हेलो, सर तो इसमें दुनिया भर की सारी चीजें पूछी हैं। चलो फटाफट हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। तो ये मान लेते हैं कि सन है ना, तो मान लेते हैं सन है जिसको ऑलमोस्ट हम स्फेरिकल मान सकते हैं। इसका खुद का टेम्परेचर TS है और इसकी रेडियस RS है। तो हमको अच्छे पता है कि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सन जो भी एनर्जी इमिट करता है वो रेडिएशन की फॉर्म में निकालता है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि सन किस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है, मैंने पहले ही बताया था कि सन या जो स्टार्स होते हैं उसको ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखा होता है लेकिन नहीं लिखा होता, हमको पता है कि सन या स्टार जो होते हैं उसको ऑलमोस्ट परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं। तुम बताओ कि सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा, बताओ। E सिग्मा T की पावर 4, सही बोला? Yes, sir. यस सर हमको पता है कि सबसे पहले हमको देखना है कि सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा। मैं लिख देता हूँ कि सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा, E सिग्मा T की पावर 4 है। मैं लिख देता हूँ कि सन इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा ना, E सिग्मा T की पावर 4। पहले E मैंने चमका कर बताया था कि सन और सारे स्टार को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से मानते हैं, है ना। प्रैक्टिकली वही होती है, तो सन या स्टार को परफेक्ट ब्लैक बॉडी के टाइप से मान सकते हैं। इसे E तो 1, ए सन का सरफेस एरिया, तो सन को स्फेरिकल माना है, तो इसका सरफेस एरिया 4πr² सिग्मा T की जगह TS की पावर 4। तो पहले पार्ट में तो कंफ्यूजन नहीं है ना? हेलो, नो No, सर sir. हम पक्का बोल सकते हैं कि सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा। E तो 1, क्योंकि सन को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान रहे हैं। ए इसका सरफेस एरिया 4πr² सिग्मा TS की पावर 4, इस रेट से, है ना। सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी इमिट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको पता है कि सन अपनी जो भी रेज निकालेगा वो चारों ओर फैला देगा, कोई एक ही डायरेक्शन में थोड़ी रेज निकालता है। तो सन जो भी रेज या जो भी रेडिएशन निकालेगा वो चारों ओर फैला देगा। तो r डिस्टेंस पर रेज एक स्फेरिकल रीजन से गुजरेंगी, मतलब r डिस्टेंस पर रेज टोटल कितने एरिया से पास होंगी, बताओ। 4πr²। कोई मूर्ख πr² तो नहीं बोल देगा ना, 3D में है ना। तो हमको अच्छे पता है कि होता सन सन अपनी जो भी रेडिएशन है, जो भी रेज है उसको चारों ओर फैला देगा। तो हम कॉन्फिडेंट ही बोल सकते हैं कि मतलब r डिस्टेंस पर रेज एक स्फेरिकल रीजन से गुजरेंगी,
बताओ r डिस्टेंस पर रेस टोटल कितने एरिया से पास होंगी 4 पाई r स्क्वायर। तो हमको पूछा है कि r डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो पूछा है। सुना ना, r डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी की r डिस्टेंस पर रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। सही कहा? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. r डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। तो बताओ कि सन इस रेट से एनर्जी इमिट कर रहा है, तो r डिस्टेंस पर उसी रेट से एनर्जी पास होगी। मान रहे कि बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है, बस सन इस रेट से रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो r डिस्टेंस पर उसी रेट से रेडिएशन एनर्जी गुजरेगी। तो बताओ, है ना, हम बोल सकते हैं कि रेडिएशन एनर्जी गुजरने की रेट तो वही होगी, मतलब 4 पाई आर एस स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4। बस सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकाल रहा है तो आर डिस्टेंस पर इसी रेट से रेडिएशन एनर्जी गिरेगी ओपन एरिया। तो बताओ ये एनर्जी कितने एरिया से पास होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 pi r तो आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी। सर म्यूट हो गए। हुए नहीं सर, हमने खुद म्यूट किया। हाँ बच्चों, आवाज नहीं प्लीज, है ना। तो ये बोल सकते हैं कि आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। तो सन इस रेट से रेडिएशन एनर्जी निकाल रहा है, तो आर डिस्टेंस पर उसी रेट से गुजरेगी, तो रेट ऑफ एनर्जी पासिंग तो 4 पाई आर एस स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4 अपन ये एनर्जी कितने एरिया से गुजर रही है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया इतनी होगी। आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। तुम बताओ, तुम बताओ कि इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ 4 पाई से 4 पाई कैंसल, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो आर डिस्टेंस पर सन रेस की, है ना, वही आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, आर एस स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4 ओपन स्मॉल आर स्क्वायर। किसी को शक तो नहीं है? No, sir. हेलो, तो बस आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी आर एस स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4 ओपन स्मॉल आर स्क्वायर ये होगी। अब तुम बताओ कि इसमें आर एस सन की रेडियस कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, सन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि आर डिस्टेंस पर सन रेस की जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आर स्क्वायर R होगी। ये बोल सकते हैं कि आर डिस्टेंस पर सन रेस की जो इंटेंसिटी होगी वो प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आर स्क्वायर होगी। और शायद ये चीज तो तुमने साउंड वेव में पढ़ी होगी, है ना, ये चीज तुमने साउंड Yes, वेव sir. में पढ़ी होगी, आवाज नहीं तो पढ़ा है ना। साउंड वेव में तुमने पढ़ा होगा कि साउंड या लाइट का कोई पॉइंट सोर्स हो, है ना, साउंड या लाइट का कोई पॉइंट सोर्स हो तो अपनी रेस चारों ओर फैला देता है। तो आर डिस्टेंस पे रेस 4 पाई आर स्क्वायर इतने एरिया से पास होती है। तो सॉल्व करेंगे तो पॉइंट सोर्स और स्फेरिकल सोर्स की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आर स्क्वायर आएगा। या कोई चालाक पर्सन हो तो दूसरे दृष्टिकोण से भी सोच सकता है ना, किसी की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी हो तो दूसरे दृष्टिकोण से भी सोच सकता है कि तुम बताओ कि जैसे पॉइंट चार्ज या स्फेरिकल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1 ओपन आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि कोई पॉइंट सोर्स या कोई स्फेरिकल सोर्स हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 1 ओपन आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो वैसे ही लाइट का कोई पॉइंट सोर्स या लाइट का स्फेरिकल सोर्स हो तो लाइट की भी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं ना। हेलो, Yes, sir. तो बस इसको आगे रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना। तो कि आगे इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। बताओ जो सन है ना, कि जो सन है उसको हम पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स मान सकते हैं, और चूंकि पॉइंट है स्फेरिकल सोर्स है इससे आर डिस्टेंस पर सन रेज की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 ओपन आर स्क्वायर होता है। मतलब किसी प्लैनेट की, है ना, किसी प्लैनेट की सन से डिस्टेंस 3 टाइम्स हो तो वहां सन रेज की इंटेंसिटी कितनी गिरेगी, 1 ओपन 3 स्क्वायर, मतलब 1/9 टाइम्स। सही बोला? Yes, sir. हम जैसे मान लेते हैं, आवाज नहीं प्लीज, जैसे मान लेते हैं कि
अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर की सन से डिस्टेंस 3 टाइम्स है, तो सन से डिस्टेंस r 3 टाइम्स है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो इंटेंसिटी 1/3 स्क्वायर टाइम्स होगी, मतलब 1/9 टाइम्स होगी। और सन से डिस्टेंस आधी हो तो इंटेंसिटी 1/2² मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। ये चीजें हम सोच सकते हैं। चलो आगे बढ़ाओ, है ना। तो r डिस्टेंस पर सन रेज की इंटेंसिटी इतनी हो गई। और चलो मान लेते हैं कि अपनी जो अर्थ है ना, मान लेते हैं कि जो अपनी अर्थ या धरती माता है वो भी सन से r डिस्टेंस पर ही है। तो बताओ अर्थ पर भी सन रेज की इंटेंसिटी कितनी गिरेगी? इतनी गिरेगी। सही बोला? Yes, sir. Yes, sir. मान लेते हैं कि अपनी जो अर्थ है वो भी सन से r डिस्टेंस पर है, तो बताओ अर्थ पर भी सन रेज की इंटेंसिटी, है ना, अर्थ पर भी सन रेज की इंटेंसिटी कितनी गिरेगी? RS सिग्मा TS की पावर 4/r² गिरेगी। और ध्यान रखना, अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी प्लैनेट पर सन रेज की जो इंटेंसिटी गिरती है उसको क्या बोलते हैं? सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रहेगा ना? तो ध्यान रखना कि अर्थ पर सन रेज की इंटेंसिटी इतनी गिरी और किसी भी प्लैनेट पर सन रेज की जो इंटेंसिटी गिरती है उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। बस सोलर कांस्टेंट कुछ और नहीं होता, सिंपली सन रेज की इंटेंसिटी होती है। तो होता सन रेज की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/r²। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी प्लैनेट पर सोलर कांस्टेंट भी प्रोपोर्शनल 1/r² होगा। किसी को शक तो नहीं है? No, sir. मैं बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक, हम बोल सकते हैं कि अर्थ पर भी सन रेज की इंटेंसिटी उतनी गिरेगी, तो उसको अर्थ के लिए सोलर कांस्टेंट बोलेंगे। तो r² सिग्मा TS की पावर 4/r² ही हो गया ना। बस अर्थ पर सन रेज की इंटेंसिटी इतनी गिरेगी, ध्यान सुना, सबसे मेन स्टेप है ना कि अर्थ पर, है ना, अर्थ पर सन रेज की इंटेंसिटी इतनी गिरेगी, तो अर्थ पर रेट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग कितनी होगी वो देखना है। बस अब उसके लिए अपना ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, है ना, इसके लिए अपना ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। एकदम क्लियरली, सॉरी, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि सन बहुत दूर है ना, हमको पता है। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि अर्थ से सन बहुत ही दूर है। सन बहुत दूर है मतलब मान सकते हैं कि सन ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पर है। अब तुम बताओ कि सन या सोर्स ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पर है, इससे अर्थ पर जो सन रेज गिरेंगी वो ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी। किसी को शक तो नहीं है? ये तो हमको अच्छी बताया कि अर्थ से सन बहुत ही दूर है। बहुत दूर है मतलब मान सकते हैं कि सन इनफाइनाइट पर है, पर हो तो उससे आने वाली रेस पैरेलल होंगी, तो बोल सकते हैं कि सन इनफाइनाइट पर है, इसलिए अर्थ पर जो सन रेस गिरेंगी ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी, जिसकी इंटेंसिटी आई है। और चलो अर्थ की रेडियस r है, उसका टेम्परेचर T, और अर्थ कोई ब्लैक बॉडी थी थोड़ी है, अर्थ तो ऑर्डिनरी बॉडी है जिसकी एब्जॉर्बिटी A मान लेते हैं, तो इमिसिविटी भी उतनी होगी। बस हमको देखना है कि अर्थ पर सन रेज जो गिरेंगी ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी, जिसकी इंटेंसिटी आई है, तो अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिरेगी वो देखना है। तुम स्मार्टली बताओ, तुम स्मार्टली बताओ कि अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इनटू अर्थ का कर्ड एरिया 2πr² या इंटेंसिटी इनटू अर्थ का रेस के परपेंडिकुलर एरिया πr², कौन सा लेंगे? IR². πr²। तो ये क्वेश्चन की सबसे मेन स्टेप है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, सॉरी, है ना, तो हम बिल्कुल क्लियरली बोल सकते हैं कि सन बहुत दूर है, इससे अर्थ पर जो सन रेज गिरेंगी ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी। और तुम बताओ कि अर्थ पर सन रेज ऑलमोस्ट पैरेलल गिर रही है, इसलिए अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इनटू, है ना, अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इनटू अर्थ का परपेंडिकुलर एरिया है, फेसिंग एरिया। बस मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ कि अर्थ पर गिरने वाली इंटेंसिटी तो कितनी है? r² सिग्मा TS की पावर 4/r²। सही लिखा है ना? इंटेंसिटी इतनी है इनटू अर्थ का फेसिंग एरिया परपेंडिकुलर एरिया πr², ये लेंगे। ये मेन स्टेप है, इसमें किसी को शक तो नहीं है? No, sir. तो हमको पता है, कंपैरेटिवली पता है कि अर्थ पर सन रेज रेडियल गिरती तब तो अर्थ पे गिरने वाली एनर्जी इंटेंसिटी इनटू कर्ड एरिया 4πr², लेकिन एक्चुअली अर्थ पर सन रेज पैरेलल गिरती हैं,
इस अर्थ पर गिरने वाली रेट ऑफ एनर्जी इंटेंसिटी इनटू फेसिंग एरिया या इंटेंसिटी इनटू रेस के परपेंडिकुलर एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये पक्का बोल सकते हैं कि अर्थ पर इस रेट से रेडिएशन गिरेगी। अब चलो तुम स्मार्टली बताओ, है तो स्मार्टली बताओ कि अर्थ पर इस रेट से, है ना, अर्थ पर इस रेट से सन रेज गिरेंगी, तो बताओ कि जितनी भी सन रेज या जितनी भी रेडिएशन गिरेंगी अर्थ सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा, तो हमको पता है। आवाज नहीं, हमको मत बोलो प्लीज। तो हमको पता है कि अर्थ अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है ना, वही कि अर्थ अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती तो जितनी भी रेडिएशन गिर रही है सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन हमको पता है कि अर्थ परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं, ऑर्डिनरी बॉडी है जिसकी एब्जॉर्बिटी ए है, तो इमिसिविटी भी उतनी होगी, ऑर्डिनरी बॉडी है। बस स्मार्टली बताओ कि अर्थ ऑर्डिनरी बॉडी है, इसलिए उस पर जितनी भी रेडिएशन गिरेंगी उसका 8 टाइम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। सही बोला? हेलो, Yes, sir. यस तुम बताओ, एक मिनट, तुम बताओ कि अर्थ पर इस तरह से रेडिएशन गिरेंगी तो उसका 8 टाइम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी। बस हमको देखना है कि अर्थ किस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, वो देखना है। मैं लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ कि मैं तो लिख देता हूँ कि अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन क्या हो रहा है, अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन गिर रही है, आर स्क्वायर सिग्मा टीएस की पावर 4 पाई आर स्क्वायर ओपन स्मॉल आर स्क्वायर, है तो बोल सकते हैं कि अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन गिर रही है, तो बता एब्जॉर्ब कितना करेगा इनटू 8 टाइम्स रेडिएशन को अर्थ एब्जॉर्ब करेगी, है ना। इस रेट से रेडिएशन गिर रही है तो उसका 8 टाइम्स रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, है ना। तो बस बोल सकते हैं कि अर्थ इस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, और रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की रेट है, इसलिए इसको हम डी/टी इन भी लिख सकते हैं। सही कहा? तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की रेट है मतलब इसको डी/टी इन भी बोल सकते हैं, तो इतना होगा। पर हमको अच्छे पता है कि जो एब्जॉर्बिटी होती है इमिसिविटी के बराबर होती है, तो और इस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, तो रेडिएशन एब्जॉर्ब को तो, है ना, रेडिएशन एब्जॉर्प्शन को तो हमने अलग से स्टडी कर लिया। अब चलो, अब ऐसा करते हैं कि अब एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, अब हम केवल इमिशन देखते हैं, है ना, वही कि थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल भूल जाते हैं, अब ओनली इमिशन देखते हैं। तो हमको पता है कि अर्थ का खुद का भी टेम्परेचर है, और मैंने चमका कर बताया था कि अर्थ का जो खुद का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी। सही बोला? ये तो हमको पता है, हमको पता है कि अर्थ का खुद का भी टेम्परेचर है। तो बताओ, हमको अच्छे पता है कि अर्थ का जो खुद का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग अर्थ रेडिएशन इमिट भी करेगी, और इमिट तो चारों ओर करेगी, है ना। तो खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, और बता जो इमिट करेगी वो तो चारों ओर करेगी। बस खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी। और तुम बताओ कि रेडिएशन इमिशन की रेट कितनी होगी, बताओ, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। सही बोला? जी सर। तो अर्थ रेडिएशन इमिट भी करेगी, और रेडिएशन इमिशन की रेट कितनी होगी, लिख देता हूँ कि रेडिएशन इमिशन की रेट कितनी होगी, ई ए सिग्मा टी की पावर 4 ही होगी। अब बताओ, ये रेडिएशन इमिशन की रेट है, इससे इसको सही शब्दों में क्या बोल सकते हैं, डी/टी आउट, है ना। रेडिएशन निकालने की रेट है, तो इसको सही शब्दों में डी/टी आउट। तो रेडिएशन इमिशन की रेट कितनी होगी, वही ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो ये तो अर्थ की इमिसिविटी ए सरफेस एरिया, अब 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि इमिट करेगी वो सब तरफ से करेगी। सही है ना? यस सर। बस ई ए तो इमिशन सब तरफ से करेगी, इसलिए इसमें तो ए अर्थ का पूरा सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी की जगह अर्थ का टेम्परेचर टी की पावर 4, बस इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी। बस तुम बताओ, तुम देखते बताओ कि अर्थ इस वाली रेट से तो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, बोल सकते हैं ना, हम कह सकते हैं कि अर्थ, आवाज नहीं प्लीज, हम बोल सकते हैं कि अर्थ इस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करेगी, और खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस रेट से रेडिएशन इमिट भी करेगी। बस अब हमको पूछा है कि अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा, या अर्थ का थर्मल इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर कितना होगा, वो देखना है। तो कल की, सॉरी, है ना, वही पिछली क्लास मैंने चमका कर बताया था, है ना, पिछली क्लास मैंने चमका कर बताया था कि अर्थ के स्टेडी स्टेट के लिए
है ना, मैंने बताया था कि अर्थ के स्टेडी स्टेट के लिए मतलब अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी रहे, उसके लिए अर्थ जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से इमिट भी करनी चाहिए, बताया था ना, ठीक है ना। तो खुद ही समझ सकते हो, बताओ ज्यादा रेट से एब्जॉर्ब करे तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा रेट से इमिट करे तो अर्थ का टेम्परेचर घटेगा। लेकिन इस बार उनको अर्थ के स्टेडी स्टेट की बात करनी है तो हम पक्का बोल सकते हैं कि अर्थ के स्टेडी स्टेट के लिए या अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी हो जाए उसके लिए और जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से इमिट करनी चाहिए। बस अर्थ के स्टेडी स्टेट के लिए d/t इन शुड बी इक्वल टू d/t आउट। पहले मैं d/t इन लिख रहा हूं तो रेडिएशन एब्जॉर्ब किस रेट से कर रही है, r² सिग्मा ts की पावर 4 इंटू r², क्या लिख दिया मैंने यार, सॉरी पेज चेंज करना पड़ा है ना। तो अर्थ एब्जॉर्ब किस रेट से कर रही है, r² सिग्मा ts की पावर 4 इंटू पाई r² ओपन स्मॉल r² इंटू a, जहां एब्जॉर्बिटी को हम इमिसिविटी भी लिख सकते हैं। सही कहा, हेलो हेलो, तो एब्जॉर्ब किस रेट यस से सर। r² सिग्मा ts की पावर 4 पाई r² ओपन स्मॉल r² इंटू a, ये तो एब्जॉर्ब कर रही है। और बताओ इमिट किस रेट से कर रही है ना, इमिट किस रेट से कर रही है, e a की जगह 4 पाई r² सिग्मा t की पावर 4, इस रेट से रेडिएशन इमिट भी कर रही है। और हमको पता है कि जो एब्जॉर्बिटी है उसको दूसरे शब्दों में इमिसिविटी भी बोल सकते हैं, तो हम पक्का बोल सकते हैं ना, कंफर्म बोल सकते हैं कि अर्थ के थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए या अर्थ की स्टेडी स्टेट के लिए या तीसरे शब्दों में अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी रखने के लिए अर्थ जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसी रेट से इमिट करनी चाहिए। मतलब d/t इन शुड बी इक्वल टू d/t आउट। आगे सॉल्व कर लोगे ना, हेलो, आगे सॉल्व कर लोगे ना, बस Yes. इसको सॉल्व कर लेना। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, बताओ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, ये पाई से पाई कैंसल, r² से r² कैंसल, है ना, ई से ई कैंसल। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास टी अर्थ आ जाएगा, मतलब अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है। इतने तो कैलकुलेट कर लोगे ना, बस इन सबको सॉल्व करेंगे, आवाज नहीं, तो इन सबका सॉल्व करेंगे तो टी आ जाएगा, मतलब अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हें। यस सर। तो ये सारा हमने कर लिया है। तो जनरेटर के क्वेश्चन इसी लेवल पे नहीं, आगे तुम्हारे इंजीनियरिंग बीएससी उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं, तो सर मैं एक पूरा डाउट, कर लिया। हाँ सर सन से जो रेडिएशन एनर्जी निकलेंगे वो तो एक्चुअल मतलब थोड़े कम होंगे। आवाज नहीं आ रही। हाँ सर बोल रहा हूँ कि मतलब सन से जो रेडिएशन एनर्जी निकलेंगे जो एमिट होंगे वो तो सन अर्थ तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी घट जाएंगे ना। हाँ सही है। ये तुम खुद बताओ कि सन से जितनी भी रेडिएशन निकलेगी उसमें बीच में कुछ कुछ प्लैनेट्स होते हैं, है ना, बीच में कुछ छोटे छोटे एस्ट्रोनॉमिकल पार्टिकल होते हैं, उसके कारण कुछ एनर्जी घट जाएगी, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल होगी, है ना। तो प्रैक्टिकल लेवल पे हम मान सकते हैं कि बीच में एनर्जी में कोई खास लॉस नहीं हो रहा है। तो सन जिस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी आर डिस्टेंस पर उसी रेट से रेडिएशन गुजरेगी, है ना, प्रैक्टिकली बोल सकते हैं। आगे बढ़ जाओ है। यस सर। ये देखो, आवाज नहीं, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया, लेकिन अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन का कोई भी छोटा सा पार्ट पूछा होता है तो तुम कर सकते हो। जस्ट 1 मिनट में इसकी सारी स्टेप फटाफट समराइज करो, ध्यान से देखना है ना। कोई सन है तो सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा, अर्थ किस रेट से एब्जॉर्ब करेगा, और फिर पूछा है कि अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा, ये हमको पूछा। बस फटाफट कर सकते हैं ना। वही सबसे पहले है ना, सबसे पहले हमको देखना है कि सन किस रेट से रेडिएशन क्या हो रहा है। सबसे पहले देखना है कि सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा, वो देखना है। तो हमको पता है कि सन और स्टार्स को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। तो सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा, ये सिग्मा टी की पावर 4। तो सन परफेक्ट ब्लैक बॉडी से E1, ए सन का सरफेस एरिया 4 पाई r² सिग्मा टीएस की पावर 4, इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा। बस हमको होता है कि अर्थ सॉरी सन जो भी रेडिएशन है रेज निकालेगा और चारों ओर फैला देगा, तो r डिस्टेंस पर रेज
एक स्फेरिकल रीजन से गुजरेगी, मतलब r डिस्टेंस पर रेस कितने एरिया से पास होगी, 4 पाई r स्क्वायर इतने एरिया से पास होगी। तो r डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। तो बस इस रेट से रेडिएशन इमिट कर रहा है ना, बीच में कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इस रेट से रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो r डिस्टेंस पर उसी रेट से रेडिएशन गुजरेगी। तो रेट ऑफ एनर्जी पासिंग, तो ये 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा ts की पावर 4 अपन ये रेडिएशन कितनी एरिया से गुजर रही है, 4 पाई r स्क्वायर। तो r डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी आ गई, है ना। और ध्यान रखना कि मान लेते हैं कि अपनी अर्थ भी r डिस्टेंस पर है, तो अर्थ पर सन रेस की इंटेंसिटी भी इतनी गिरेगी, और बस अर्थ या किसी भी प्लैनेट पर सन रेस की जो इंटेंसिटी गिरती है उसको सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। तो सन पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है, तो इसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शन 1/r स्क्वायर। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी प्लैनेट पर सोलर कांस्टेंट भी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बस अब अर्थ पर किस रेट से रेडिएशन एनर्जी गिरेगी वो देखना है, फटाफट कर सकते हैं ना, कि सन बहुत दूर है, मतलब ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पर है, तो अर्थ पर जो सन रेज गिरेंगी ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी। बताओ, अर्थ पर सन रेज ऑलमोस्ट पैरेलल गिरेंगी, तो अर्थ पर रेट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग कितनी होगी, इंटेंसिटी इनटू कर्ड एरिया, नहीं इंटेंसिटी इनटू फेसिंग एरिया पाई r स्क्वायर। ये अर्थ पर इस रेट से रेडिएशन गिरेंगी। अब तुम बताओ कि अर्थ परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती तो जितनी रेडिएशन गिरती सबके सबको एब्जॉर्ब कर लेती, लेकिन अर्थ ऑर्डिनरी बॉडी जिसकी एब्जॉर्बिलिटी ए, तो इस रेट से रेडिएशन गिरेगी तो उसका ए टाइम्स रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, जहां ए को ई भी लिख सकते हैं। तो ये अर्थ का रेडिएशन एब्जॉर्प्शन बिल्कुल अलग स्टडी कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन को भूल जाते हैं, अब केवल इमिशन। तो हमको पता है कि अर्थ का खुद का टेम्परेचर है ना, खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन इमिट भी करेगी, और जो इमिट करेगी वो 4 और करेगी। बस अर्थ रेडिएशन इमिट किस रेट से करेगी, तो वही इस रेट से E सिग्मा T की पावर 4। तो अर्थ की इमिसिविटी E, ये अब पूरे सरफेस से रेडिएशन इमिट करेगी ना, तो ये अर्थ का पूरा सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा T की पावर 4 इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगी। तो देखो, इसीलिए तुमको बताया था मैंने कि रेडिएशन को स्टडी करने की स्किल होती है कि एब्जॉर्प्शन को बिल्कुल अलग और इमिशन को बिल्कुल अलग स्टडी करें। तो बस अब हमको पूछा है कि अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कितना होगा वो देखना है। बस पक्का बोल सकते हैं ना कि अर्थ की स्टेडी स्टेट के लिए या अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी रखने के लिए जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रेट से इमिट करना चाहिए, मतलब d/t इन शुड बी इक्वल d/t आउट। तो d/t इन इतना है और d/t आउट इतना है। इसको सॉल्व करेंगे तो अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आएगा। और ध्यान रखना है ना कि अगर सबकी वैल्यू रखते हो ना, सबकी वैल्यू रखते हो तो उससे अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली, है ना, ध्यान रखना सबकी वैल्यू रखते हैं तो अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 250 केल्विन या ऐसा कुछ आता है। वैल्यू रखते हैं तो अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर 250 केल्विन इतना आता है। तो ध्यान रखना तुम, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, है ना, ध्यान रखना अच्छे से। तुम अच्छे ध्यान रखना कि अर्थ के, तुम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कोसते हो ना, लेकिन ध्यान रखना कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती या ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तब तो जिस रेट से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है उसी रेट से इमिट करता, तो तब तो अर्थ का टेम्परेचर 250 केल्विन होता। इतना कम होता कि वहां जिंदगी पॉसिबल नहीं होती, है, लोग जिंदा ही नहीं रह पाते। लेकिन तुमको कार्बन डाइऑक्साइड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वास्तव में अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पर रेडिएशन आने तो देती है लेकिन पूरी तरह से निकलने नहीं देती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियलिटी करती है अर्थ की, है ना, अर्थ की विजिबल लाइट को आने तो देती है लेकिन अर्थ से निकलने वाली जो इंफ्रारेड रेड लाइट है उसको पूरी तरह से निकलने नहीं देती। तो उसके कारण अर्थ का टेम्परेचर स्टेडी नहीं होता है, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है जिसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट वैसे तो अच्छा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही अर्थ का टेम्परेचर 250 की जगह 300 केल्विन है ऐसा कुछ रहता है जिस पर जिंदगी पॉसिबल होती है, ठीक है ना। लेकिन आजकल ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। कर लोगे सब? हेलो, यस सर। तो ये ध्यान Yes. रखना। चलो अब आगे बढ़ जाऊं मैं। तो ये अर्थ का स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ये भी निकाल लिया, और ध्यान रखना कि वास्तव में अर्थ का टेम्परेचर 250 केल्विन क्यों नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण,
ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके कारण टेम्परेचर 250 केल्विन से ज्यादा होता है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक टाइप से अर्थ को कंबल उड़ा देती है, ऐसा समझ सकते हो। तो कंबल उड़ा देते हैं तो आदमी गर्म हो जाता है, वैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी अर्थ के चारों ओर ब्लैंकेट बन जाती है, तो उसके कारण अर्थ का भी टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके कारण लाइफ पॉसिबल हो गई। चलो, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया। अब इसका कोई पार्ट पूछे तो इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। चलो, इसमें अब एक और आउट ऑफ वे क्वेश्चन पूछता है, वो देख लेना, है ना। तो देखो, तुमको भी बताओ कि अभी हमने देख लिया कि अर्थ सन का टेम्परेचर Ts होता है ना, तो सन क्या हो रहा है ना, सन का टेम्परेचर Ts होता है। सन इस रेट से रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो इस रेट से रेडिएशन इमिट कर रहा है, तो सन में इस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस भी होनी चाहिए ना। और वैसे तो हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस किसके कारण होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। तुमने सुना होगा कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन होकर के हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं। और ये भी तुमने सुना होगा, है ना, ये भी तुमने सुना होगा कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस, है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंबाइन होकर के हीलियम में कन्वर्ट हो, तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन में मास में थोड़ा सा लॉस होता है। चिंता मत करना, न्यूक्लियस फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण मास में थोड़ा सा लॉस होता है, और मास में थोड़े से लॉस के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन कई लोगों ने सुना होगा कि अगर मास में m लॉस जितना लॉस हो जाए, तो आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है? m लॉस इंटू सी स्क्वायर के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सुना है तुमने? नहीं सर। यस सर, सुना है सर। ध्यान रखना, चिंता मत करना, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। जिसने न्यूज सुना उसको थोड़ा जनरल नॉलेज के टाइप से ध्यान रखना यार, है ना। ध्यान रखना कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस था बाहर, ये तो हमको पता है। जिसने नहीं पढ़ा हो, जनरल नॉलेज के टाइप से याद रखना कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन, सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। बच्चों बाहर डिस्टर्बेंस है, वही बोल रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ा हो, जनरल नॉलेज के टाइप से ध्यान रखना कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के कारण मास में थोड़ा सा लॉस होता है, और मास में थोड़े से लॉस के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आइंस्टीन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में m जितना मास में लॉस हो, तो उसके कारण एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है? m लॉस इंटू सी स्क्वायर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बस हमको पूछा है कि सन इस रेट से एनर्जी इमिट कर रहा है, तो स्टेडी स्टेट के लिए इस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस भी होनी चाहिए ना। हेलो, तुमको पता, जिस रेट से एनर्जी निकल रहा है उसी रेट से प्रोड्यूस भी तो होनी चाहिए, वरना तो सन ठंडा पड़ जाएगा। तो सन इस रेट से एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इस रेट से प्रोड्यूस भी होनी चाहिए। तो बस इस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सन में किस रेट से मास लॉस हो रहा होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना, इसको भी इजीली कर सकते हैं। बस मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि सन के अंदर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, उसके कारण m लॉस जितना मास में लॉस हो रहा है। हमको पता है कि मास में थोड़े से लॉस के कारण बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और मास लॉस के कारण कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? m लॉस इंटू सी स्क्वायर। बस हमको देखना है कि रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस और रेट ऑफ मास लॉस में क्या रिलेशन होगा, वो देखना है।
तो रेट के लिए दोनों टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एनर्जी प्रोड्यूस बाय dt है ना, इधर डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एनर्जी प्रोड्यूस बाय dt इक्वल टू ये सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर, तो इधर डी एम लॉस बाय dt इंटू सी स्क्वायर। शक तो नहीं है किसी को? हेलो, तो दोनों टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लिया, तो डीएम बाय dt तो क्या होगा, सन के अंदर मास लॉस होने की रेट, और डी एनर्जी प्रोड्यूस बाय dt क्या होगा, सन में एनर्जी प्रोड्यूस होने की रेट। बस तुम बताओ कि सन का भी है ना, सन की भी स्टेबिलिटी के लिए या सन की भी स्टेडी स्टेट के लिए जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से निकलनी चाहिए। सही बोला? मैं लिख देता हूं कि फॉर, मैं लिख देता हूं कि फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सन, सन की स्टेबिलिटी के लिए या सन की भी स्टेडी स्टेट के लिए जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से निकलनी चाहिए। मतलब डी बाई टी प्रोड्यूस शुड बी इक्वल टू डी बाई टी इमिशन। बस बोल सकते हैं कि सन के भी स्टेबिलिटी के लिए या सन के भी स्टेडी स्टेट के लिए जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसी रेट से निकलनी चाहिए। तुम बताओ, प्रोड्यूस ज्यादा रेट से होगी है ना, अगर ज्यादा रेट से प्रोड्यूस होगी सन पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, और ज्यादा रेट से निकलेगी तो सन ठंडा पड़ जाएगा। तो सन की स्टेबिलिटी के लिए भी सन में जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी रेट से निकलनी चाहिए। तुम बताओ कि सन में एनर्जी प्रोड्यूस किस रेट से हो रही है, बताओ। डीएम लॉस बाय dt इंटू सी स्क्वायर, इस रेट से प्रोड्यूस हो रही है, और बताओ निकल किस रेट से रही है, ई ए सिग्मा टी की पावर 4। तो ई तो 1, ए सन का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टीएस की पावर 4। बस इसमें सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो तुम डीएम लॉस बाय dt भी निकाल सकते हो, मतलब सन के अंदर मास लॉस होने की रेट निकाल सकते हो। बताओ सी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई आर एस सिग्मा टीएस की पावर 4 ओपन सी स्क्वायर। बस कंफर्म बोल सकते हैं कि सन के अंदर इस रेट से मास में लॉस हो रहा होगा, लेकिन चिंता मत करना है ना, मास लॉस बहुत धीरे धीरे हो रहा है, अभी भी करोड़ों अरबों सालों तक सन चलेगा। ऐसा मत समझना कि सन ठंडा पड़ जाएगा, है ना। आगे बढ़ जाओ, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हेलो, अर्थ का साइज भी घट, क्या हुआ? सॉरी, मतलब सन का साइज घट रहा होगा। नहीं नहीं, सेम वही है, स्टेबिलिटी है। सन का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो साइज क्यों बढ़ेगी घटेगी। आगे बढ़ जाऊं मैं? सर मास तो घट रहा है ना। यार क्या करें, बहुत स्मॉल घटता है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा थोड़ी है कि जैसे कि किसी का मास 20 एटॉमिक मास यूनिट है तो घटता कितना है, 0.001 इतना घटता है, बहुत नेग्लिजिबल। अगर बहुत तेजी से घटता तो तुम जब से बचपन से बड़े हुए तब तक तो सन पूरा खत्म हो जाना चाहिए। सन का मास बहुत ज्यादा है और मास लॉस रेट होने की रेट बहुत ही कम है, इतनी कम है कि बहुत लंबे टाइम तक सन चलता रहेगा। आगे बढ़ जाऊं, मास लॉस होने की रेट सन के मास की कंपैरिजन में बहुत 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 कम है, इससे सन पर इतने से मास लॉस का कोई असर नहीं पड़ता है। लॉन्ग ठीक है ना? लास्टिंग है सर। हाँ, आगे बढ़ जाओ यार। यस सर। यस सर। तो जब घर स्लाइड भेजूंगा उसमें क्वेश्चंस की और इन सब की सारी लैंग्वेज लिख करके भेजूंगा। तो ये हमने रेडिएशन में इस टाइप के भी क्वेश्चन कर लिए, है ना। चलो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये तो मैंने पूरा डिटेल बता दिया है ना, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसमें क्वेश्चन का कुछ छोटा सा पार्ट ही पूछा होता है। तो एक बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ले रहा हूँ, सुनना ध्यान से।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये तो पूरा डिटेल बता दिया, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ छोटा सा पार्ट ही पूछता है, तो उसको देख लेना है ना। देखो, जो स्लाइड भेजूंगा उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख करके भेजूंगा। अभी मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, है ना। ध्यान से देखना है, यहाँ केयरफुल देखना। तो इस बार भी सेम वही केस है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो इस बार क्या हो रहा है ना, इस बार भी सेम वही केस है कि सन है जिसकी रेडियस आर एस, टेम्परेचर टी एस, तो सेम रेस इमिट करेगा ना। और मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस पर अपनी अर्थ है, तो हमको पता है कि अर्थ पर जो सन रेस की इंटेंसिटी गिरती है उसी को सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। और सर एक बात बताना भूल गया कि सन का टेम्परेचर टी एस है और सन अर्थ पर जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको थीटा बोलते हैं। कई बार इसको एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं। ऑप्टिक्स में शब्द यूज हुआ था ना। हेलो, एक्सरसाइज 1 के तो हमको दे क्वेश्चन। रखा है, यस सर। आवाज नहीं। तो हमको दे रखा है कि सन का एंगुलर डायमीटर थीटा है, इसका है ना। सन का एंगुलर डायमीटर थीटा, इसका मतलब है कि पूरा सन या सन का जो डायमीटर है अर्थ पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। बस हमको देखना है कि अर्थ पर, अर्थ के लिए सोलर कांस्टेंट कितना होगा वो देखना है। और उसके बाद मेनली पूछा है कि सोलर कांस्टेंट थीटा की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा और सन के टेम्परेचर की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, ये हमको पूछा है। तो बताओ, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना। हेलो, यस सर। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही। चलो, सबसे इसमें सॉरी, है ना, इसमें सबसे खतरनाक चीज सन का एंगुलर डायमीटर थीटा, उसका एक बार ऑपरेशन कर लेते हैं। ये तो मैंने तुमको बताया था, है ना। मैंने तुमको अभी बताया था कि पूरा सन या सन का डायमीटर अर्थ पर जो स्मॉल एंगल सबटेंड करता है, एंगल बहुत स्मॉल ही होगा ना, हाफ डिग्री से भी कम होता है। ध्यान रख, पूरा अर्थ, क्या बोल गया सॉरी, पूरा सन या सन का डायमीटर अर्थ पर जितना एंगल सबटेंड करता है उसको सन का एंगुलर डायमीटर थीटा बोलते हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि एंगुलर डायमीटर कितना होगा, मतलब सन अर्थ पर कितना एंगल सबटेंड करेगा वो देखना है। तो तुम स्मार्टली बताओ, है ना, सॉरी, तुम स्मार्टली बताओ कि, तो स्मार्टली बताओ कि अर्थ और सन की भी डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है और उसके कंपैरिजन में सन का डायमीटर बहुत ही कम होता है। इसलिए बताओ, ये जो सन का डायमीटर है उसको आर्क मान सकते हैं और अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस है उसको रेडियस मान सकते हैं। सही कहा? Yes. तो ये ध्यान रखना, है ना, अच्छे ध्यान रखना कि सन का जो डायमीटर होता है तो ठीक ठाक होता है, लेकिन अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए बताओ, इस सन का एंगल सबटेंडेड हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इक्वल टू सिंपली आर्क बाय रेडियस, ये लिख सकते हैं, है ना। तो तुम बताओ कि आर्क का काम कौन करेगा, सन का डायमीटर मतलब 2RS अपन रेडियस का काम कौन करेगा, अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस स्मॉल आर। आगे इसमें एक्सप्लेन तो नहीं करना पड़ेगा ना। है, तुम खुद बोल सकते हो कि कभी भी डिस्टेंस बहुत ही कम हो और ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो बताओ उस केस में इसको तो आर्क मान सकते हो और इसको रेडियस मान सकते हो। तो हम बोल सकते हैं कि सन का अर्थ पर एंगल सबटेंडेड कितना होगा, सिंपली एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। तो आर्क का काम तो कौन करेगा, सन का डायमीटर 2RS, अपन रेडियस का काम अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस स्मॉल आर। बस एंगल सबटेंडेड या अर्थ सन का एंगुलर डायमीटर 2RS अपन स्मॉल आर आ गया। तो इससे हम RS अपन स्मॉल आर का रेशियो क्या लिख सकते हैं, थीटा बाय 2। इसको संभाल करके रखेंगे, आगे काम आएगा, है ना। बस इस थीटा एंगुलर डायमीटर का ऑपरेशन कर दिया। अब तो बस जो भी क्वेश्चन है उसको जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे, है ना। फटाफट स्टार्ट करते हैं। वही सबसे पहले हमको पता है ना,
सबसे पहले हमको पता है कि जो सन है वो रेडिएशन इमिट करेगा, तो सबसे पहले सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा वो देखना है। तो फटाफट लिख रहा हूँ कि सन किस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा, E सिग्मा टी की पावर 4। सन को परफेक्ट ब्लैक बॉडी मानते हैं, तो E तो 1, ए सन का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4 तो सन इस रेट से रेडिएशन इमिट करेगा। फिर आगे की कहानी हमको पता है ना, चित्र को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है ना। तो आगे की कहानी हमको पता है कि सन जो भी रेडिएशन निकालेगा वो चारों ओर निकालेगा, तो आर डिस्टेंस पे रेडिएशन है स्फेरिकल रीजन से गुजरेंगी। बताया था ना कि आर डिस्टेंस पर रेस एक स्फेरिकल रीजन से गुजरेंगी, मतलब कितने एरिया से, 4 पाई आर स्क्वायर इतने एरिया से गुजरेंगी। तो आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, वही रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। ऐसे ही किया था ना। हेलो, आर डिस्टेंस पर सन रेस की इंटेंसिटी कितनी होगी, रेट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया। तो सन रेस से रेडिएशन निकल रहा है, तो आर डिस्टेंस पर उसी रेट से गुजरेंगी क्योंकि बीच में कोई एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है। बताओ रेट ऑफ एनर्जी पासिंग तो वही हो जाएगा 4 पाई आर एस सिग्मा टी एस की पावर 4 अपन ये रेडिएशन टोटल कितने एरिया से गुजरेंगी, 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इंटेंसिटी कितनी आ गई, कितनी आ गई बताओ, आर एस अपन स्मॉल आर का स्क्वायर फिर सिग्मा टी एस की पावर 4। ठीक लिखा है मैंने। हेलो, Yes, sir. आर डिस्टेंस पर सनरेज की इंटेंसिटी इतनी हो गई। चलो मान लेते हैं कि अपनी जो धरती माता है वो भी आर डिस्टेंस पर है, तो अर्थ पर सनरेज की इंटेंसिटी इतनी गिरेगी, और अर्थ पर सनरेज की जो इंटेंसिटी गिरती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस बार सोलर कांस्टेंट कितना आएगा, ये आर एस अपन स्मॉल आर का स्क्वायर सिग्मा टी एस की पावर 4। बस आर एस अपन स्मॉल आर को थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो आर एस अपन स्मॉल आर को थीटा बाई 2, इसके स्क्वायर को थीटा बाई 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अर्थ पर सन रेज की जो इंटेंसिटी गिरेगी वो एक तो थीटा स्क्वायर पे डिपेंड करेगी और टी एस की पावर 4। किसी को शक तो नहीं है। हेलो, तो बस अर्थ पर सनरेज की जो इंटेंसिटी गिरेगी वो थीटा की कितनी पावर 2 पर और टेम्परेचर टीएस की पावर 4 पे डिपेंड करेगी। इस टाइप से हम इसको इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं। Yes. तो ये मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा था कि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूरा लेंदी नहीं, इस क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट ही पूछा जाता है। चलो देखो, कई बार इसके क्वेश्चन ग्रेविटेशन से मिक्स करके पूछ लेता है, उसको सर हाँ
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. हाँ, आवाज नहीं? तो कई बार इस रेडिएशन के क्वेश्चन ग्रेविटेशन से मिक्स करके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में स्लाइड में भेजूंगा। अभी जस्ट मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है ना। तो मान लेते हैं कि सन है ना। तो मान लेते हैं सन है और हमको पता है कि जो अर्थ है वो भी सन के चारों रिवॉल्व करता है, और जो जुपिटर प्लैनेट है वो भी सन के चारों रिवॉल्व करता है ना। तो ये तो हमको पता है ना, सॉरी, ये तो हमको पता है कि अर्थ के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड हमको पता है कि अर्थ के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड तो 1 ईयर में तो 365 डेज होता है, और हमको दे रखा है कि उसके कंपैरिजन में जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 गुना है, मतलब 8 into 365 डेज है ना। क्वेश्चन दे रखा है कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 गुना है, मतलब 8 into 365 डेज है। तो हमको डराने के लिए पूछा है कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर प्लैनेट के लिए सोलर कांस्टेंट कितना टाइम्स होगा। और हम समझ गए कि सोलर कांस्टेंट कितना टाइम्स होगा, मतलब इनडायरेक्टली सन रेज की इंटेंसिटी कितने टाइम्स होगी वो पूछा है। सही कहा मैंने? ये तो हमको ये पूछा है कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर प्लैनेट पर सोलर कांस्टेंट कितना टाइम्स होगा, मतलब सन रेज की इंटेंसिटी कितना टाइम्स होगी वो देखना है। बस अब गधों से डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट में करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा है कि हमको पता है कि अर्थ और क्या हो रहा है, हमको पता है कि अर्थ और जुपिटर दोनों सन के चारों रिवॉल्व करते हैं। अर्थ के रिवोल्यूशन का टाइम 365 डेज और जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 टाइम्स है। बस बिल्कुल सिंपल मेथड है यार, कि केपलर के थर्ड लॉ से हम, है ना, बताओ, अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, तो केपलर्स लॉ से जुपिटर के ऑर्बिट की रेडियस या सन से डिस्टेंस कितने टाइम्स होगी वो निकालेंगे, और सन से डिस्टेंस आ गई तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² से सन रेज की इंटेंसिटी कितने टाइम्स होगी वो भी निकालेंगे। सही कहा मैंने? Yes, sir. Yes, sir. तो स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर प्लैनेट के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, तो ऑर्बिट की रेडियस या सन से डिस्टेंस कितनी होगी वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है, केपलर थर्ड लॉ में पढ़ा था ना, तो हमको अच्छे पता है कि दोनों प्लैनेट एक ही सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। दोनों प्लैनेट एक ही सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि एक ही सन के चारों रिवॉल्व करे हर एक प्लैनेट के लिए t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। तो गधों से डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट में करेंगे। ये दोनों एक ही सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक ही सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं दोनों प्लैनेट के लिए t² प्रोपोर्शनल टू r³, या इसको उल्टा करें तो r³ प्रोपोर्शनल टू t²। तो चलो क्यूब को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो बताओ कि क्यूब को उधर ट्रांसफर करेंगे तो r प्रोपोर्शनल टू t की पावर 2/3। गलत तो नहीं बोला? No, sir. तो t² प्रोपोर्शनल टू r³ या r³ प्रोपोर्शनल t², तो r प्रोपोर्शनल t की पावर 2/3 हो गया। बस अब तुम स्मार्ट ही बताया ना, तुम स्मार्ट ही बताओ कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 गुना है। तो बताओ टाइम पीरियड 8 गुना है तो ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो जाएगी? 8 की पावर 2/3 टाइम्स। सही बोला? अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 गुना है, तो ऑर्बिट की रेडियस 8 की पावर 2/3 टाइम्स। 8 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर 3 और इंटू 2/3 करेंगे तो 2 की पावर 2 मतलब कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स। ये तो छोटे बच्चों टाइप से बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, तो ऑर्बिट की रेडियस 8 की पावर 2/3 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। बस स्मार्ट ही बताओ कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर की ऑर्बिट की रेडियस या सन से डिस्टेंस 4 टाइम्स है, तो जुपिटर प्लैनेट पर सोलर कांस्टेंट या इंटेंसिटी कितने टाइम्स होगी वो देखना है। मैंने चमका कर बताया था कि सन लाइट का एक पॉइंट सोर्स है या स्फेरिकल सोर्स है, तो किसी भी प्लैनेट पर सोलर कांस्टेंट या सन रेज की इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा।
फटाफट बताओ कि अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर प्लैनेट की सन से डिस्टेंस 4 टाइम्स है, डिस्टेंस 4 टाइम्स है, तो बताओ इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r² मतलब 1/4 टाइम्स मतलब 1/16 टाइम्स होगी, इंटेंसिटी 1/16 टाइम्स होगी, तो जुपिटर प्लैनेट पर जो सोलर कांस्टेंट है वो भी अर्थ के कंपैरिजन में 1/16 टाइम्स होगा। किसी को शक तो नहीं है? इतना सारा मैंने लिखा, डायरेक्ट कर सकते थे कि r³ प्रोपोर्शन t² तो r प्रोपोर्शन t की पावर 2/3, बस अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड 8 टाइम्स है, तो ऑर्बिट की रेडियस 8 की पावर 2/3 टाइम्स मतलब 4 टाइम्स। अब इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल 1/r² होती है, तो अर्थ के कंपैरिजन में जुपिटर के ऑर्बिट की रेडियस या सन से डिस्टेंस 4 टाइम्स है, तो जुपिटर पर सन रेस की इंटेंसिटी 1/4² मतलब 1/16², बस जुपिटर पर सोलर कांस्टेंट भी 1/16 टाइम्स होगा। हो जाएगा? Yes. तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाता हूं मैं। मैं कुछ 15 मिनट एक्सटेंड करूंगा, ठीक है ना? तब तक थोड़ा कंसंट्रेशन रखना, थोड़ा सा डायग्राम बना। हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बच्चों, अब आगे बढ़ाओ। अबे बहुत जरा समझने का पार्ट है ना, इसको ध्यान से देखना, जरा केयरफुल देखना, है ना? कोई भी ब्लैक बॉडी, है ना, ध्यान देना कि कोई भी ब्लैक बॉडी टोटल कितनी रेडिएशन निकालती हो तो देख चुके थे कि ये सिग्मा टी की पावर 4, लेकिन अब थोड़ा सा गहराई में देखते हैं
तो हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन निकालती है या जो भी फोटोन निकालती है उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो थोड़ा देखते हैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं फोटोन का कंसेप्ट बता देता हूँ, है ना। ये तुमने शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में, हम मॉडर्न फिजिक्स में इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, है ना। थोड़ा फटाफट देख लेना ना। तो तुमको पता होगा, ठीक है, सॉरी वही तुमने ऑप्टिक्स में पढ़ा है ना, मैंने बताया था। तो ऑप्टिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि लाइट की जो रे है उसको माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें तो लाइट रेज एक्चुअली वेव्स होती हैं, पढ़ा है ना। लाइट की जो रेज है उसको माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ध्यान रखना कि बाकी वेव के सिमिलर जो लाइट वेव्स होती हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है और वेव स्पीड होती है। पता है ये चीज? हेलो, यस सर। लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो बाकी वेव के सिमिलर लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव स्पीड और वेवलेंथ होता है। पता होगा कि लाइट वेव की जो स्पीड होती है उसको v की जगह c से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको f की जगह न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइट वेव के वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। बताओ, बाकी वेव के सिमिलर लाइट वेव की स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा? सिंपली v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो लाइट की जो स्पीड होती है उसको v की जगह c, फ्रीक्वेंसी को f की जगह न्यू इंटू लैम्डा इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में रिलेशन c इक्वल टू न्यू लैम्डा या न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा, ये तुमने सुना होगा। उसके बाद ये भी तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लाइट को ऊपर ऊपर से देखें तो रेस की फॉर्म में दिखती है, गहराई में देखें तो लाइट एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, लेकिन अगर और ज्यादा गहराई में देखें तो एक्चुअली जो भी लाइट एनर्जी होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको फोटोन बोलते हैं। सुना होगा तुमने? हाँ सर। ये ध्यान रखना। और ज्यादा गहराई में देखें तो एक्चुअली लाइट की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनी होती है, इसको फोटोन बोलते हैं। ठीक है, तो और गहराई में देखें तो लाइट की एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको फोटोन बोलते हैं। और ये तुमने केमिस्ट्री में, है ना, ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा ना। हेलो, तो Yes, किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो लाइट के एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू होती है। अब इसको वेवलेंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना, बताओ। न्यू को हम क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्डा। तो इससे हम बोल सकते हैं कि लाइट की एक फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, या इसको वेवलेंथ की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एच सी बाय लैम्डा। तो इससे हम पक्का बोल सकते हैं कि लाइट की एक फोटोन की जो एनर्जी है वो लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू के तो प्रोपोर्शन होती है, लेकिन वेवलेंथ लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये सब केमिस्ट्री में सुना होगा ना। Yes, sir. तो ये बोल सकते हैं कि लाइट के फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लाइट के फोटोन की एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी के तो प्रोपोर्शन होती है, लेकिन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ये केमिस्ट्री में सुन रखा होगा। बस अब अपने मेन पार्ट पे आते हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो हम सभी को पता है ना कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करती है, लेकिन अब थोड़ा गहराई में देखते हैं तो हम देखते हैं कि ब्लैक बॉडी जो भी, है ना, ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन है फोटोन निकालती है उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मतलब वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो देखते हैं, है ना। ध्यान से देखना। तो चलो और अच्छे ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट पे हम ओनली एंड ओनली ब्लैक बॉडी की स्टडी करेंगे, बाकी ऑर्डिनरी बॉडी की स्टडी नहीं करते हैं ना। तो ध्यान से देखना है ना। तो चलो मान लेते हैं कि कोई भी ब्लैक बॉडी है, ये ध्यान से देखना। तो वही कि मान लेते हैं कोई ब्लैक बॉडी है, उसका खुद का टेम्परेचर T है, तो हमको पता है कि ब्लैक बॉडी, है ना, हमको पता है कि ब्लैक बॉडी खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन निकालती है। और तुम बताओ कि ब्लैक बॉडी खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेडिएशन निकालती है, मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो लाइट की रेज निकालती है, या तीसरे शब्दों में बोले तो ब्लैक बॉडी फोटोन निकालती है। सही बोला?
ये हमको बताया कि ब्लैक बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाइट की रेज निकालती है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन निकालती है। तो तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ ब्लैक बॉडी क्या केवल ज्यादा रेज की फोटोन निकालेगी, केवल कम रेज की फोटोन निकालेगी, या सभी तरह के फोटोन निकाल सकती है? सभी तरह सभी टाइप के, है ना। तो हमें कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना। तो हम बिल्कुल कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी अपने खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लाइट की रेज निकालती है, मतलब इनडायरेक्टली फोटोन निकालती है। और हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना, हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी सभी टाइप के फोटोन निकालती है, मतलब ब्लैक बॉडी ज्यादा एनर्जी के फोटोन निकालेगी एज वेल एज कम एनर्जी वाले रैंडमली सभी एनर्जी वाले फोटोन निकालेगी, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी ज्यादा एनर्जी वाले भी फोटोन निकालती है और कम एनर्जी वाले भी, मतलब बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रैंडमली हर टाइप के फोटोन निकालती है ना। तुम बताओ कि जिन फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी उनका वेवलेंथ कम होगा ना, बताओ ना। फोटोन की एनर्जी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बताओ जिन फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी उसका वेवलेंथ कम, और जिन फोटोन की एनर्जी कम होगी उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, है ना। तो हम पक्का बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी, कंफर्म बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रैंडमली हर टाइप के फोटोन निकालती है, मतलब ज्यादा एनर्जी वाले मतलब कम वेवलेंथ वाले भी फोटोन निकालती है, और कम एनर्जी वाले मतलब वेवलेंथ वाले फोटोन निकालती है। मतलब एक लाइन में बोल सकते हैं, है ना, एक लाइन में बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रैंडमली हर टाइप के, है ना, ब्लैक बॉडी रैंडमली हर एनर्जी के या हर वेवलेंथ के फोटोन निकालती है। तुम बताओ कि ब्लैक बॉडी जो फोटोन निकालती है उनकी एनर्जी में रैंडमनेस आ गई ना। हेलो, यस सर। हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रैंडमली हर एनर्जी के मतलब हर वेवलेंथ वाले फोटोन निकालती है। तुम बताओ कि ब्लैक बॉडी जो फोटोन निकालती है उनकी एनर्जी में रैंडमनेस आ गई, और थर्मोडायनेमिक्स मैंने चमका कर बताया था कि पूरी फिजिक्स में कभी भी रैंडमनेस आ जाए तो ऐसे केस में हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाएंगे, है। तो ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी रैंडमनेस आ जाए तो हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते हैं। तो ब्लैक बॉडी हर टाइप के फोटोन निकालती है, तो एक बार देखते हैं कि ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी वाले कितने फोटोन निकालेगी, वो देखते हैं। सुना ना? हेलो, यस सर। बस ब्लैक बॉडी जो फोटोन निकालती है उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते हैं, तो देखते हैं कि ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी वाले कितने फोटोन निकालेगी, वो देखते हैं। तो तुम बताओ कि एक्स एक्सिस पर, है ना, बताओ एक्स एक्सिस पर हमको निकलने वाले फोटोन की एनर्जी को प्लॉट करना चाहिए, लेकिन फोटोन की एनर्जी को प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, वेवलेंथ को प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं। इसलिए एक्स एक्सिस पर निकलने वाली फोटोन की एनर्जी की जगह वेवलेंथ को प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पर उस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर या उस वेवलेंथ वाले फोटोन का नंबर डेंसिटी उसको प्लॉट करते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो? हमको देखना है है ना, तो हमको देखना है कि ब्लैक बॉडी कितनी एनर्जी वाले कितने फोटोन निकालेगी, वो देखना है ना। तो उसके लिए एक्स एक्सिस पर निकलने वाले फोटोन की एनर्जी की जगह वेवलेंथ प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पर उतने वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर या उतने वेवलेंथ वाले फोटोन की नंबर डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व उसको प्लॉट करते हैं ना। बस तुमको बताओ कि ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तुमको बताओ कि ग्राफ थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, और मैंने तुमको कई बार चमका कर बताया था ना, तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी ग्राफ कॉम्प्लिकेट लग रहा हो तो उसको प्लॉट करने का बस एक ही रटा रटाए तरीका, हम क्या करेंगे, पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, और उसके बेसिस पर ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे। हर बार ऐसे ही करते हैं ना। यस सर। तो यहाँ भी ग्राफ को प्लॉट करने का वही तरीका कि पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे, लास्ट पॉइंट प्लॉट करेंगे, और उसके बेसिस पर ग्राफ को एस्टिमेट करेंगे ना। तो तुम बिल्कुल अपने कॉमन सेंस से बताना, है ना। चलो पहले पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, मतलब लैम्डा टेंड्स टू 0, और हमको पता है कि लैम्डा टेंड्स टू 0 का मतलब है कि एनर्जी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये होता है ना।
हेलो, Yes. पहले पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं, मतलब लेमडा टेंस टू 0 और लेमडा टेंस टू 0 मतलब एनर्जी टेंस टू इनफाइनाइट। तो चलो तुम प्रैक्टिकली बताओ, है ना, तुम बिल्कुल कॉमन सेंस बताओ कि बताओ ऐसे कितने फोटोन होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, मतलब जिनकी वेवलेंथ टेंस टू 0 या एनर्जी टेंस टू इनफाइनाइट हो, ऐसे फोटोन कितने होंगे? बहुत ही कम होंगे। सही बोला, Yes, sir. है ना? तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोई ये तुम बिल्कुल प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि बताओ ऐसे फोटोन बहुत कम होंगे, बोल सकते हैं कि ऐसे फोटोन बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, मतलब जिनकी एनर्जी टेंस टू इनफाइनाइट या वेवलेंथ टेंस टू 0 है, ऐसे फोटोन बहुत ही कम होंगे, मतलब इन फोटोन की नंबर डेंसिटी बहुत ही कम होगी, नंबर डेंसिटी टेंस टू 0 होगी, इससे ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करेगा, है ना। चलो ऐसे अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, है ना, ऐसे हम लास्ट पॉइंट देखते हैं ना। तो लास्ट पॉइंट मतलब लेमडा टेंस टू इनफाइनाइट, और बताओ लेमडा टेंस टू इनफाइनाइट मतलब एनर्जी टेंस टू 0। बस ये भी तुम कॉमन सेंस बताओ, है ना, तुम कॉमन से बताओ कि बताओ ऐसे फोटोन कितने होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब है, मतलब जिनका वेवलेंथ टेंस टू इनफाइनाइट या एनर्जी टेंस टू 0 है, बताओ ऐसे भी फोटोन बहुत कम होंगे, है। तो ये भी हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं, बताओ ऐसे फोटोन भी बहुत कम होंगे जिनकी किस्मत बहुत ही खराब है, मतलब जिनकी एनर्जी टेंस टू 0 या वेवलेंथ टेंस टू इनफाइनाइट, ऐसे ही फोटोन बहुत कम होंगे, मतलब इन फोटोन की भी नंबर डेंसिटी टेंस टू 0 होगी, तो यहाँ भी ग्राफ ऑलमोस्ट 0 को टच करेगा। बस अब तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, है ना, अब तुम कॉन्फिडेंटली बताओ, तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इधर भी फंक्शन 0 है, देख के बताओ कि बताओ इधर भी फंक्शन 0 है, इधर भी फंक्शन 0 है, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऐसा बनेगा। किसी को शक तो नहीं है? No, sir. है ना, तो वही इधर ही फंक्शन 0, इधर भी 0, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम बनेगा, है ना। बस अच्छे ध्यान रखना, ये तो मैंने, है ना, तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स में ही बताया था, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में मतलब मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में ही बताया था, तो तुम अच्छे ध्यान रखना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि पूरी फिजिक्स में कभी भी रैंडमनेस हो, है ना, पूरी फिजिक्स में कभी भी रैंडमनेस हो तो हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाते हैं, और हमेशा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इसी टाइप का आता है ना, हर बार एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इसी टाइप का आता है। और ध्यान रखना है कि ये कोई मैक्सवेल का या विम्स का लॉ नहीं है, ये तो प्रकृति का ही नियम है, ध्यान रखना, ये प्रकृति का ही नियम है कि बहुत अच्छी किस्मत वाले ही लोग बहुत कम होते हैं, बहुत खराब किस्मत वाले ही लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ठीक ठाक हो। यहाँ भी वही होगा कि बहुत अच्छी किस्मत वाले ही फोटोन बहुत कम होते हैं, बहुत खराब किस्मत वाले ही फोटोन बहुत कम होते हैं, ज्यादातर फोटोन ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत ठीक ठाक हो। ध्यान रहेगा, Yes, sir. पूरी फिजिक्स में कभी रैंडमनेस हो तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऐसे ही बनाते हैं। और तुम बताओ, तुम बताओ कि यहाँ भी फंक्शन 0, यहाँ भी फंक्शन 0, और बीच में ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो ऑब्वियसली बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमम आएगा। तो चलो मान लेते हैं ना, चलो मान लेते हैं कि इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम आ रहा है, ध्यान सुना, है ना तो मान लेते हैं कि इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम आ रहा है, और तुम बताओ कि इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम आ रहा है, मतलब इस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर सबसे ज्यादा है, यही हुआ ना। हेलो, Yes, sir. तो चलो मान लेते हैं, है ना, मान लेते हैं कि इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम आ रहा है, तो इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम आ रहा है, मतलब इस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर सबसे ज्यादा है, मतलब ये वेवलेंथ मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ है, तो इसको लैम्डा मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इसको लैम्डा एम बोलते हैं। तो तुम लैम्डा एम को लैम्डे मैक्सिमम या लैम्डा मिनिमम मत समझना, ध्यान रखना कि जिस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर सबसे ज्यादा हो, है ना, जिस वेवलेंथ वाले फोटोन के नंबर सबसे ज्यादा हो उसको मोस्ट प्रोबेबल वेवलेंथ बोलते हैं तो इसको लैम्डा एम बोलते हैं, है ना। तो ये देख लिया अब देखो, ये हमने ग्राफ तो बना लिया, लेकिन इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर जो है उसको हमको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा,
सॉरी है ना, अच्छे ध्यान रखना कि अभी तो इस ग्राफ को थ्योरेटिकली देखा, लेकिन प्रैक्टिकली देखते हैं तब भी ग्राफ ऐसा ही आता है ना। ध्यान रखना कि इस ग्राफ के वाई एक्सिस को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, ढंग से सुनना है ना। तो तुम बताओ कि इस ग्राफ के वाई एक्सिस पर क्या है, उस वेवलेंथ पर फोटोन की नंबर डेंसिटी है ना, वही वाई एक्सिस पर क्या है, उस फोटोन की नंबर डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो तुम बताओ कि उस वेवलेंथ पर फोटोन की जो नंबर डेंसिटी है उसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, dn by d लैम्डा। तुम बताओ, एक मिनट है ना, तुम बताओ कि मास डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, dm by d वॉल्यूम। पता है ना कि मास डेंसिटी को dm by d वॉल्यूम, चार्ज डेंसिटी को हम dq by d वॉल्यूम। तो इस बार फोटोन की नंबर डेंसिटी है, लेकिन इस बार डेंसिटी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं है, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में है। तो तुम बताओ कि फोटोन की नंबर डेंसिटी को वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, dn by d लैम्डा। किसी को शक तो नहीं है? तो ध्यान रखना जैसे मास डेंसिटी को dm by d वॉल्यूम, वैसे इस बार फोटोन की नंबर डेंसिटी है, लेकिन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नहीं, वेवलेंथ लैम्डा के रिस्पेक्ट में है। तो बताओ इस बार फोटोन की नंबर डेंसिटी को मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, dn by d लैम्डा ये लिख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चक्कर है यार, तो ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि प्रैक्टिकली फोटोन के नंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, कि फोटोन के नंबर्स को हम प्रैक्टिकली काउंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फोटोन के नंबर्स को ऐसी किसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं जो फोटोन के नंबर के प्रोपोर्शनल और उसको मेजर कर पाए। तो देखो ये तुम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, ध्यान रखना ये चीज तुम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कि फोटोन के नंबर के प्रोपोर्शनल क्या होती है, लाइट की इंटेंसिटी। तो ध्यान रखना कि तुम मॉडर्न फिजिक्स कि तुम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कि फोटोन के नंबर के प्रोपोर्शन कौन होती है, लाइट की इंटेंसिटी। इसलिए फोटोन के नंबर की जगह हम प्रोपोर्शनली इंटेंसिटी शब्द का यूज करते हैं। तुम बताओ कि वाई एक्सिस पर dn by d लैम्डा की जगह किसका यूज करेंगे, di by d लैम्डा का। ये क्यों करें समझ गए ना, ये ध्यान रखना कि फोटोन के नंबर को प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए फोटोन के नंबर को ऐसी किसी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं जो इसके प्रोपोर्शनल भी और जिसको मेजर भी कर पाए। तो फोटोन के नंबर के प्रोपोर्शनल मेजरेबल क्वांटिटी कौन होती है, इंटेंसिटी। इससे ध्यान रखना कि वाई एक्सिस पर dn by d लैम्डा की जगह हम di by d लैम्डा को प्लॉट करते हैं। शक तो नहीं किसी को? नो सर। ध्यान रखना कि फोटोन के नंबर को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वाई एक्सिस पर dn by d लैम्डा की जगह di by d लैम्डा को प्लॉट करते हैं। और ध्यान रखना कि जो di by d लैम्डा होता है इसको हम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, जो di by d लैम्डा होता है उसको स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलते हैं, मतलब आई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अब एक्सप्लेन करने की जरूरत है ना, अच्छे ध्यान रखना, एक्सप्लेन करने की जरूरत है, अच्छे ध्यान रखना कि अभी हमने जहां जहां अनपढ़ों के टाइप से फोटोन की नंबर डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी का यूज किया था, उसकी जगह हम इंटेंसिटी डेंसिटी का यूज करेंगे। और जो इंटेंसिटी डेंसिटी होती है मतलब di by d लैम्डा होता है, उसको स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम मान के चलना कि अभी तक हमने अनपढ़ से फोटोन की नंबर डेंसिटी शब्द का यूज किया था ना, तो अब नंबर डेंसिटी की जगह हम इंटेंसिटी डेंसिटी मतलब स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी आई लैम्डा का यूज करेंगे, है ना। बस हम ये बोल सकते हैं, एक मिनट, जब नंबर डेंसिटी की जगह स्पेक्ट्रल डेंसिटी आई लैम्डा का यूज करेंगे, ध्यान रखना कि इस लैम्डा एम को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं ना। तो देखो अभी तक तो हम ये बोलते थे, है ना, अभी तक तो ये बोलते थे कि जिस वेवलेंथ पर फोटोन की नंबर डेंसिटी मैक्सिमम है उसको आई लैम्डा बोलते थे, लेकिन अब नंबर डेंसिटी की जगह क्या शब्द यूज करेंगे, हेलो, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। नंबर डेंसिटी की जगह क्या शब्द यूज करेंगे, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। तब ये बोलेंगे कि जिस वेवलेंथ पर फोटोन की स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम है उसको लैम्डा एम बोलेंगे। इसलिए जो लैम्डा एम होता है उसको किताबी शब्दों में क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, है ना। तो ये ध्यान रखना कि लैम्डा एम जिस वेवलेंथ पर फोटोन की नंबर डेंसिटी मैक्सिमम थी
उसको लैम्डा m, लेकिन नंबर डेंसिटी की जगह स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी बोलेंगे। तो अब हम ये बोलेंगे कि जिस वेवलेंथ पर रेडिएशन की स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको लैम्डा m बोलते हैं। इसीलिए जो लैम्डा m है उसको परफेक्ट शब्दों में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। लिख देता हूं, वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। कर लोगे? सर छोड़ दीजिए सर। तो आगे का नेक्स्ट क्लास। तो कई लोगों के दिमाग में आता होगा कि लैम्डा m के अंदर क्या छुपा हुआ है। तो कल की क्लास में पढ़ेंगे कि लैम्डा m के अंदर उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर छुपा होता है। और आगे हम पढ़ेंगे कि लैम्डा m इक्वल टू v/t होता है टेम्परेचर के इनवर्सिव प्रोपोर्शन। उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको तुम नोट कर लोगे ना स्लाइड से? यस सर, तब कर लेंगे। फिर हम वेडनेसडे को करंट की बची शीट डिस्कस करेंगे और हीट ट्रांसफर में कंडक्शन का डिस्कस करेंगे। कल हम रेडिएशन का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर बाय हाँ सर। सर हाँ सर कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है इसी में आएगी? कट ऑफ वेवलेंथ इसमें नहीं आती है, कट ऑफ वेवलेंथ एक्सरे में आती है। ठीक है ना? यस सर। एक्सरे में भी रेंडमनेस होती है, उसमें भी ग्राफ ऐसा ही आता है, लेकिन उसमें कट ऑफ वेवलेंथ शब्द का यूज होता है। यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। चलो मीटिंग एंड करूं? सर आपने बोला था सर रेडिएशन से पहले क्वेश्चन कराएंगे। हाँ रेडिएशन से पहले सर क्वेश्चन कराने के लिए बोले थे। हाँ वो मैं कराऊंगा आगे यार। ठीक है, कल मैं बचा हुआ पूरा पार्ट कंप्लीट करूंगा। मीटिंग एंड करूं ना? यस सर।